नमस्कार दोस्तों, हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अश्विनी कुमार सचदेवा। आज जिस बीमारी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन है। लगभग 6 से 10% लोगों में वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी इसका प्रेवलेंस है, यानी कि इंडिया में 8 से 10 करोड़ लोगों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। इस बीमारी का नाम है गॉल स्टोन, यानी पित्ते की थैली में पथरी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज अवेलेबल हैं ट्राई सिटी के जाने माने लैप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जन डॉक्टर अनिल शर्मा। डॉक्टर अनिल, इस शो पे आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आज हम जानेंगे गॉल स्टोन के बारे में, यानी पित्ते की थैली की पथरी के बारे में। तो डॉक्टर अनिल, हम लोग एक एक करके इसको जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे दर्शकों को पता लगे कि आखिरकार गॉल स्टोन या पित्ते की पथरी क्या होता है और इसका फर्दर क्या हमें करना चाहिए, ताकि उनके मन में जो शंकाएं हैं, जो भी कुछ डाउट्स हैं, सब दूर हो पाए और इसका वो इलाज समय पे करा सके। जी डॉक्टर अश्विनी, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो हमारा ये क्वेश्चन है कि गॉल ब्लैडर यानी पित्ता होता क्या है? गॉल ब्लैडर बेसिकली थैली है जिसकी शेप जनरली बोलते हैं पियर शेप होती है, और राइट साइड में लीवर के नीचे एक थैली होती है जिसका साइज बुक्स में भी मेंशन है कि 7 to 10 सेंटीमीटर और मे एक्सटेंड अप टू 15 सेंटीमीटर। ओके। इसका मेन फंक्शन बेसिकली बाइल, जो बेसिकली लीवर का पानी जिसको बोलते हैं, उसको स्टोर करने का होता है। जब हम खाना खाते हैं या कोई फैटी मील लेते हैं उस टाइम गॉल ब्लैडर जो है, बाइल जो है इंटेस्टाइन में बॉल लूप्स में डाल देता है और वहां से इट विल हेल्प अस इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। ओके, तो बाइल आप कह रहे हैं कि जो लिवर से सिक्रीट होने वाला एक पदार्थ है जो हमारे इंटेस्टाइन में जाके खाने को पचाने का काम करता है। और गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करने का काम करता है। तो गॉल ब्लैडर में जैसे पित्त बाइल स्टोर होता है, तो उसमें पथरी कैसे बन जाती है और किन किन कारणों से ये पथरी बन सकती है? क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं पित्ते की पथरी बनने के? पहले मैं आपको बताऊं कि गॉल स्टोन जो है बेसिकली गॉल ब्लैडर में बनते हैं। तो वहां पर बेसिकली जब भी बाइल जो है स्टेसिस ज़्यादा देर के लिए रहता है, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, लाइक जैसे फीमेल पेशेंट है, फैटी है, फर्टाइल है, और रिस्क फैक्टर लाइक जैसे किसी का सिकल सेल एनीमिया है, ब्लड की प्रॉब्लम लाइक हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस है, या इन एडिशन टू दैट लोगों में जैसे कोई बैरिएट्रिक सर्जरी किया है और उसके बाद रैपिड वेट लॉस की वजह से कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन में कई बार स्टोन जो है ज़्यादा प्रेवलेंस पाया जाता है। साथ में इंटेस्टाइन की बड़ी स्मॉल बॉल की सर्जरी, जो आइलियम पार्ट होता है उसका सेगमेंट कोई रिसेक्ट किया हो, उसके बाद स्टोन बनने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है। तो बट और ऐसा भी है कि जहाँ पर फैटी मील ज़्यादा लेते हैं या डाइट, नॉन वेजिटेरियन डाइट पर्टिकुलरली जिसमें फैट रिच डाइट हो, उसमें स्टोन बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं कि गॉल टाइप्स जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स आर मोस्ट कॉमन। अदरवाइज इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, पिगमेंट स्टोन्स होते हैं। तो पिगमेंट वाले ब्राउन और ब्लैक स्टोन्स हो सकते। तो पिगमेंट जो जनरली ब्राउन स्टोन्स हैं, ब्राउन पिगमेंट स्टोन्स बोलते हैं, वो बिलियरी स्टेसिस या सीवीडी में प्राइमरी स्टोन्स होते हैं, उनमें ब्राउन कलर का होता है। और ब्लैक कई बार जैसे ब्लैक पिगमेंटेशन इज बिकॉज ऑफ जो जिनमें लाइक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड की प्रॉब्लम है, जिनका ब्लड जल्दी से खत्म हो जाता है, हीमोलाइसिस होता है, उसमें पिगमेंट स्टोन ज्यादा, जो कि बिलीरुबिन और ये पिगमेंट सॉल्ट्स होते हैं उनकी उसके साथ उसके स्टोन बनने के ज्यादा चांसेस है, और उसमें ये ब्राउन कलर के और उस टाइप के होते हैं, ब्लैक कलर के। और जो फैटी लोग हैं, जो फैटी मील्स खाते हैं, तो उनमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होने के चांसेस ऐसा मान के चलते हैं कि ऑलमोस्ट 80 to 80% to 90% ऑफ द पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स ही होते हैं। और इसमें भी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि फैटी फीमेल फर्टाइल, देन लाइक हेरिडिटरी रिस्क फैक्टर, ओसीपी, प्रेगनेंसी पे जैसे लाइक लेडीज हैं जो हार्मोन्स का उसमें रहता है, एस्ट्रोजन या उसमें रिप्लेसमेंट ले रहे हैं थेरेपी, उनमें भी स्टोन की टेंडेंसी ज्यादा है। तो फीमेल्स में टेंडेंसी ज्यादा है बिकॉज ऑफ हार्मोनल उनके जो फैक्टर्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और अदर फैक्टर्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से उनमें स्टोन बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और समटाइम इट हैज बीन सीन कि इंडियन ट्रॉपिकल कंट्रीज में
बिकॉज यू नो कि एशियन जो ट्रॉपिकल लाइक कोलेंजाइटिस जिसको बोलते हैं रिकरेंट पायजेनिक कोलेंजाइटिस, उसमें बेसिकली अस्केरियासिस आपने सुना होगा कि लैटिन में कीड़े आते हैं, उनमें भी सम टाइम अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं डक्ट को, सीबीडी को, जो लीवर की मेन पाइप होती है, तो उसमें अगर रुकावट आ रही है उसमें भी प्राइमरी स्टोन बनने की टेंडेंसी ज्यादा रहती है। और इन एडिशन टू दैट उसमें रिकरेंट इंडिया में ये ज्यादा कॉमन पाया जाता है कि पैरासाइट और ये वर्म्स की वजह से एशियन पॉपुलेशन में भी स्टोन हो सकते हैं। तो इसके जैसे कुछ लोग बताते हैं कि उनको स्टोन्स हैं बट उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो ऐसा क्या पॉसिबल है कि स्टोन हो और उसके कोई सिम्टम ना हो, या फिर क्या सिम्टम हो सकते हैं इस बीमारी से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपने किया। मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है ये सिम्टोमेटिक, टू द ट्यून ऑफ कि 70-75% ऑफ द पेशेंट जो एसिम्टोमेटिक होते हैं और ये इंसिडेंटली डिटेक्ट होते हैं स्टोन। लाइक जैसे पेट में कोई गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रही है या अल्ट्रासाउंड किसी और चीज़ के लिए करा रहे हैं, उसमें सडनली उनको पता लगता है कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। और या फिर समटाइम उससे अल्ट्रासाउंड से हमें मतलब सारी किसी और कारण की वजह से उन्होंने कुछ अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें स्टोन पता लग गए। बट ये है कि जितने भी है कि 20-25% पेशेंट जो है सिम्टोमेटिक होते हैं। सिम्टोमेटिक में यही रहता है कि बेसिकली जो पेन है वो राइट साइड में पेट के, जो हम अपर क्वाड्रेंट लेते हैं, जैसे पेट के अगर 4 क्वाड्रेंट बना लेते हैं तो अपर क्वाड्रेंट में पेन होती है। और ये पेन इसको वैसे बिलियरी कोलिक बोलते हैं, बट ये कोलिक नहीं होती। कोलिक का मतलब होता है कि पेन ऊपर जाएगी देन डाउन उसमें आएगी, बट ये कॉन्स्टेंटली डल लेकिंग पेन या सीवियर पेन रहती है। सीवियर पेन राइट साइड में रहती है। हाँ रहती है, और कम से कम ऐसा नहीं है कि 1-2 मिनट के लिए रहेगी, इट विल रिमेन्स फॉर हावर्स टुगेदर, लाइक 4 to 6 आवर्स के लिए रहेगी सम टाइम। मतलब जो टिपिकल प्रेजेंटेशन है ऐसे रहता है। और मे रेडिएट टू द बैक, शोल्डर के बीच में जा सकती है, शोल्डर राइट साइड में इसमें जा सकती है शोल्डर में, तो उसमें पेन वही रहता है। और पेशेंट को बेसिकली साथ में नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है। सम टाइम जो है अगर सिम्टम और उसमें स्टोन की वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्ट होगी है डक्ट, जैसे सिस्टिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होगी है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो है सिम्टम आ सकते हैं। जैसे फीवर भी हो सकता है, समटाइम जॉन्डिस हो सकता है। सीबीडी में अगर स्टोन इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ सकता है। देन सीबीडी में अगर कॉमन बाइल डक्ट जिसको बोलते हैं, सीबीडी यानी कि पित्ते की नली, हाँ मेन नली, लीवर की मेन नली, और सिस्टिक डक्ट जो है लीवर गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है। तो उसमें सीबीडी में जब भी स्टोन स्पिल करते हैं तो उसमें कोलेंजाइटिस हो सकता है, जिसमें वही पेन, फीवर, जॉन्डिस होएगा। और सम टाइम स्टोन्स अगर नीचे इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में खुलते हैं, वहाँ पर एम्पुला बोलते हैं उसको, उस पोर्शन में पैनक्रियाज की डक्ट भी खुलती है, तो उस जगह पे पैनक्रियाज में सोजिश आने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी रहती है, तो पैनक्रियाटाइटिस भी हो जाता है, जो कि बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं स्टोन्स की। तो इनको उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट भी करवाना चाहिए अपना। तो पित्ते की थैली में अगर पथरी है और अगर वो सिम्टोमेटिक नहीं है तो भी उसके कारण कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं लेटर ऑन। जैसे आपने बताया कि नली में स्टोन फंस सकता है, उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है, या फिर नीचे जाके पैनक्रियाज में अगर स्टोन फंस जाता है तो पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर कुछ स्टोन है तो उसका फर्दर इलाज कराना चाहिए। इसमें हम बेसिकली गॉल स्टोन का बर्डन कंसीडर करते हैं। जब भी स्टोन्स होते हैं कि साइज के हिसाब से कॉम्प्लिकेशंस अलग हैं, मतलब स्मॉल साइज है उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है, लार्ज साइज है उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन। स्मॉल साइज मीन स्मॉल मिलीमीटर में स्टोन्स हैं, तो यूजुअली क्या होता है सिस्टिक डक्ट का डायमीटर भी बहुत कम होता है, तो वो यूजुअली पास कर जाते हैं। जब भी पेन होगा तो सीबीडी में चले जाएंगे। उनमें जो है कोलेंजाइटिस होने का या पैनक्रियाटाइटिस होने का बहुत ज्यादा रिस्क है। जिनमें पथरियां छोटी हैं, बिल्कुल एकदम छोटे दाने हैं, या मिट्टी के स्लज जैसा बोलते हैं जिसको, स्लज बोलते हैं जिसको, अगर वैसा है तो उसमें पैनक्रियाटाइटिस, कोलेंजाइटिस होने के खतरे ज्यादा है। और बड़ा स्टोन है जिसमें हम देख रहे हैं, उसमें क्या होता है कि अगर डक्ट को, जो मेन सिस्टिक डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट रुकावट करता है, तो उसमें कई बार वहां पस पड़ जाती है जिसको एम्पाइमा बोलते हैं। कई बार गैंग्रीन हो जाती है गॉल ब्लैडर में, और समटाइम अगर जब तक हो जाए तो एकदम पूरा काला पड़ जाता है, ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। समटाइम वो परफरेट मींस फटना भी, गॉल ब्लैडर फट जाता है तो उसमें वो पूरा आंत में, जैसे पेरिटोनाइटिस आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत जो भी फटने का होता है, अल्सर फटने का होता है, वैसी कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। और इन एडिशन टू दैट लार्ज स्टोन में अगर प्रेशर निक्रोसिस करता है तो कई बार स्टमक में स्टोन जा सकता है, या कई बार ड्यूडेनम में स्टोन जा सकता है। कई बार ये फट के इंटेस्टाइन में बड़ा स्टोन जा सकता है। और जब भी इंटेस्टाइन में जाता है तो उसमें, जैसे हम बोलते हैं ना, आंत में रुकावट आ गई, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं उसको।
तो ऑब्स्ट्रक्शन जो है टिपिकल ऑब्स्ट्रक्शन, इसको टम्बलिंग ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं जनरली। तो उसका क्या होता है कि पेशेंट को पेन आएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर दोबारा आएगा, फिर थोड़ा ठीक हो जाएगा। जैसे इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है नॉर्मली कि वो फूड को आगे धकेलने की कोशिश करता है, जब वो ब्लॉक हो जाती है तो उस टाइम पे दर्द होगा जब वो धकेलने की कोशिश कर रहा है, बट जब वो आराम फेज में है तब वो दर्द नहीं होगा। तो ऐसे ये कोलिक की पेन होता रहता है और ये जाकर स्मॉल बाउल में जो इंटेस्टाइन टर्मिनल पार्ट होता है वहां पर रुकावट करता है, और उसको भी कई बार इमरजेंसी में, कई बार ओपन सर्जरी भी करना पड़ता है। इंटेस्टाइन की अगर रुकावट हो जाती है तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन है और उसको इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ता है। और इसके जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कोलेंजाइटिस जिसको बोलते हैं कि सीवीडी में स्टोन चला गया है, उसमें वही कई बार क्या होता है कि जो इसके ग्रेड्स के हिसाब से जो हायर ग्रेड होते हैं उसमें मोर्टिलिटी जो है ये मान के चलिए कि 30 to 40% मोर्टिलिटी रहता है। अगर बहुत ही सीवियर कंडीशन हो गई, अगर सीवियर लिवर इन्फेक्शन हो गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया तो अराउंड 30% मोर्टेलिटी भी हो सकती है, मतलब जान जाने का खतरा 30 से 40% रहता है सीवियर कोलेंजाइटिस में। उसमें फिर इमीडिएट इंटरवेंशन करनी पड़ती है, अदर इन द फॉर्म ऑफ ईआरसीपी करो, साथ में उनको समटाइम हार्ट की दवाइयां भी चलानी पड़ती हैं, हायर एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है, एंटीबायोटिक तो वो सारा आईसीयू एडमिशन भी करना पड़ता है। तो दिस आर सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। तो ये यूजुअली भी जो हम नॉर्मल दिखने वाले गॉल स्टोन भी कितने लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, ये जनता को समझना जरूरी है। जी। तो क्या इसका ये कॉम्प्लिकेशन कैंसर का रूप भी ले सकता है कभी? लॉन्ग स्टैंडिंग स्टोन्स, और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि नॉर्थ इंडिया में बेसिकली प्रेवलेंस जो है स्टोन का, वैसे ही प्रेवलेंस चंडीगढ़ हो गया, श्रीनगर हो गया, जो कि बुक्स में लिटरेचर में आया है, उसमें 6% तक उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है। और इट इज एज हाई एज 17 to 20% इन वाराणसी यूपी। 20% लोगों में स्टोन्स का प्रेवलेंस रहता है। इसी रीजन में इट हैज बीन सीन कि जिनमें जितने भी लोगों को कैंसर, गॉलब्लैडर का कैंसर जो है पाया गया, उसमें ऑलमोस्ट 90-95% पेशेंट के साथ एसोसिएशन स्टोन की रही रहते हैं। तो बेसिकली वही की रहता है कि जब भी स्टोन होता है तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, बोलते हैं ना हाइपरप्लेजिया, आगे इरिटेशन होती रहती है, तो उसकी वजह से आगे प्रोसेस चेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज स्टोन डिटेक्ट हुआ इमीडिएटली हो जाएगा, पर ओवर इयर्स टुगेदर 10 साल 15 साल में स्टोन कई बार जल्दी भी हो सकता है। ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, किसी की फैमिली हिस्ट्री है, उनमें बहुत जल्दी भी बन सकता है। जिनको पहले फैमिली में किसी को गॉल ब्लैडर या लिवर का कैंसर है तो उसमें जल्दी हो सकता है। तो आगे हम बात करेंगे डिटेक्शन की। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं किसी को, तो किस तरीकों से, किस टेस्ट की मदद से इसको डिटेक्ट किया जा सकता है? अल्ट्रासाउंड पर से मतलब आज के टाइम में बहुत ही मतलब हाईली, मतलब स्टोन्स डिटेक्ट करने के लिए सेंसिटिव हमारे पास मॉडलिटी है और इजीली अवेलेबल है सब जगह, मतलब ऑलमोस्ट सभी पार्ट में हो सकता है। तो अल्ट्रासाउंड मतलब ऐसा है कि किसी भी हॉस्पिटल में, स्मॉल हॉस्पिटल में सब जगह अल्ट्रासाउंड अवेलेबल कैन बी डिटेक्टेड सिंपली बाय अल्ट्रासाउंड। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू मेंशन वन मोर थिंग कि जैसे सिम्टम, जैसे पर्टिकुलरली जैसे किसी को पेन है, वॉमिटिंग है, एंड राइट साइड में पेन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, और साथ में डिस्पेप्सिया, जब फैटी फूड के लिए, जब भी तली हुई चीज के लिए डिसलाइक रहता है, तो मतलब हमारी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी रहती है कि स्टोन कुड बी द पॉसिबिलिटी। अदरवाइज सम टाइम अल्सर की प्रॉब्लम है, वी नीड टू डिफरेंशिएट इट विद, मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए रखना पड़ता है। बट ये है कि मोस्ट कॉमन सिम्टम ये हैं, तो इस साइड में हमें स्टोन की पॉसिबिलिटी सबसे पहले रहेगी। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, और अल्ट्रासाउंड एज आप कह रहे हैं कि इजीली अवेलेबल है और सब जगह, और चीपर मोडेलिटी भी है, इतना ज्यादा कॉस्टलियर नहीं होता, कॉस्टली भी नहीं है। स्क्रीनिंग मोडेलिटी भी इसको यूज कर सकते हैं। और तो अगर किसी को ऐसे सिम्टम है तो वो अल्ट्रासाउंड करवा सकता है। तो कुछ और इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत पड़ती है गॉल स्टोन? जनरली देखो कि मैक्सिमम अगर गॉल स्टोन ही है तो और कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, उसमें कुछ साइलेंट मार्कर्स होते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड में हमें कुछ डाउट पड़ रहा है कि गॉल ब्लैडर की वॉल थिकनेस मींस कि मोटापा, उसकी जो थिकनेस है वॉल की, गॉल ब्लैडर की, अगर वो 3-4 mm से ज्यादा है, या फिर साथ में जो लीवर की मेन पाइप फूली हुई है और लीवर के अंदर कोई एसओएल है, या उनको स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन, या समटाइम उनको बोलते हैं कि लीजन वहाँ पर पायोजेनिक भी हो सकते हैं, या समटाइम वो मेटास्टेटिक नोड्यूल्स भी हो सकते हैं। तो अगर वो कुछ इंडिकेटर मिल रहे हैं कि नॉर्मली डायमीटर उसका 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है,
CVD का, तो वी शुड थिंक तो- कि इसमें कोई स्टोन पास हुआ हो सकता है, तो या नली कोई में नीचे- हो सकता है स्टोन, Yes. तो हमें कुछ यस, और या test- पैनक्रियाज में सोजिश होकर कंप्रेस कर रहा है, तो हमें वो भी डिफरेंशिएटिंग उसमें उस कंडीशन में हमें, जैसे पैनक्रियाज में सोजिश है तो सम टाइम हमें कंट्रास्ट CT कराना पड़ता है, ओके और अगर हमें सिंपल डायलिटेशन लग रहा है तो हमें MRI, जैसे MRCP बोलते हैं, ओके तो वो करवाना पड़ता है। उसमें हमें पूरा डिटेल में पता लग जाता है स्टोन का फिलिंग, स्टोन का साइज क्या है और कितने कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, क्योंकि कई बार अल्ट्रासाउंड जो है स्टोन को जब लीवर की पाइप का स्टोन जो है डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो हमें MRCP की मॉडलिटी तो चाहिए। अल्ट्रासाउंड बेसिक है, अगर उसमें हमें कुछ लग रहा है, कोई डाउट लग रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन का डाउट लग रहा है, तो हमें CT या MRI, जो MRCP आप कह रहे हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। तो आगे इलाज में बात करेंगे, तो क्या इसका इलाज क्या है? अगर गॉल ब्लैडर में पथरी है तो पेशेंट के लिए क्या बेटर रहेगा इलाज? देखो, इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इज लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। पूरे वर्ल्ड में लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी जो है गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक। तो पहले क्या होता था कि इसके फायदे हैं लेप्रोस्कोपी के। लेप्रोस्कोपी मींस कि उसमें 3-4 जगह पिन होल करते हैं, उसी से कैमरा डाल के और उससे ऑपरेट करते हैं। लॉन्ग छोटे उसमें इंस्ट्रूमेंट से गॉल ब्लैडर निकाल लिया जाता है, अराउंड पिन होल साइज के इंसिजन से, जैसे कि आधा सेंटीमीटर का इंसिजन और 1 सेंटीमीटर के इंसिजन से हम लोग सर्जरी कर देते हैं। कुछ केसेस में ओपन सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। देखो, इसमें जब भी मैक्सिमम टाइम ये मान के चलते हैं हम लोग कि 95 to 99% ऑफ द पेशेंट अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड गॉल स्टोन्स हैं, कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आराम से 95% तक लेप्रोस्कोपिकली ट्रीट कर सकते हैं, हो जाता है। और बट हाँ, अगर हमें कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट अगर होल्ड नहीं कर रहे हैं, या अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में थिक वॉल है, या कोई परफोरेटेड है, बहुत डेंस लेजन्स हैं, या हमें लग रहा है कि लाइक CVD में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर समटाइम क्या है कि हमें सस्पिशन लग रहा है कि थिकन्ड है, इरेगुलर थिकनिंग है, कि कैंसर की संभावना है, एट दैट टाइम वी नीड टू, आई थिंक कि कन्वर्जन इज नॉट ए फेलियर, कन्वर्जन इज ए वाइज डिसीजन ऑफ ए सर्जन हु इज डूइंग दैट सर्जरी। तो मेरे हिसाब से ओपन कर लेना, अगर किसी के सर्जरी लेप्रोस्कोपी से ओपन हो जाती है तो ये कोई फेलियर नहीं है, बिल्कुल। बट आपके गॉल ब्लैडर आपके अंदर ही ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसको बचाने के लिए सर्जन अपने प्रयास करता है ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और ऑलमोस्ट जैसे हम कंसीडर कर रहे हैं, जैसे समटाइम बोलते हैं ना पोर्सलिन गॉल ब्लैडर, जिसमें बॉल पूरी थिकन्ड है, कैल्सिफाइड है, हो सकता है, तो उसमें भी हमें इंस्ट्रूमेंट होल्ड नहीं करते, बिल्कुल फाइन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। समटाइम ये है कि हमें जो एक मिरीजी सिंड्रोम एक टर्मिनोलॉजी होती है, कि उसमें क्या होता है कि वो गॉल ब्लैडर की जो डक्ट पे स्टोन होता है, वो लीवर की पाइप, कॉमन हिपैटिक, मतलब उसको प्रेस कर रहा होता है। तो अगर हमें लग रहा है कि फिस्टलाइजेशन हो रही है एंड हम उसको लैब से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, एट दैट टाइम ठीक है, इट्स अ वाइज रीजन कि गो अहेड एंड ओपन इट एंड क्लियर इट, एंड उसमें अगर जरूरत पड़ रही है तो रिपेयर करना है। ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं अगर हम लेप्रोस्कोपी के लिए अगर नहीं एडवांस कर पा रहे और उसको सर्जरी नहीं कर पा रहे, तो ओपन कर लेना चाहिए जी। तो डॉक्टर अनिल, एक लास्ट क्वेश्चन कि इसका आगे क्या फ्यूचर है? एनी इनोवेशन, एनी एडवांसमेंट इज पॉसिबल इन गॉल ब्लैडर सर्जरी? जी डॉक्टर, ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। यू नो कि ऑल्दो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड टेक्निक है फॉर गॉल ब्लैडर, उसके लिए, स्टोन्स के लिए। बट यू नो कि अब साइंस से मतलब कि चेंजिंग पैटर्न होता है और इमर्जिंग मोडलिटीज हैं, लाइक नोट्स कोलिसिस्टेक्टमी, एक मे भी हम आने वाले टाइम में हो सकता है लिटरेचर में भी आ जाए, और नोट्स टेक्निक है, नोट्स कोलिसिस्टेक्टमी, उसमें नेचुरल ऑरिफिस से ही कोलिसिस्टेक्टमी कर देते हैं, लाइक जैसे स्टमक के थ्रू एंडोस्कोपी डाल के, और दूसरा ट्रांसरेक्टम से भी, वहां से भी परफेक्ट करके। नॉर्मल जो अपने होल्स हैं बॉडी में, ओरल कैविटी या रेक्टम या वजाइना के थ्रू, उसके थ्रू जाके ही, तो कहीं भी पेट के ऊपर कोई चीरा वगैरह कोई चीरा नहीं लगेगा। या फिर उसमें भी होते हैं फाइन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, 2mm वाले इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उनका इवन सूचर भी नहीं होता और वो भी नहीं लगता। ओके, तो थोड़ा सा उसका कॉस्ट का थोड़ा इशू है। एंड सेकंड थिंग इज यू नो कि अब पूरे वर्ल्ड में रोबोटिक सर्जरी पे जो है, तो अभी इंडिया में भी स्टार्ट हो गई है, और इनफैक्ट ट्राई सिटी में भी अभी सब जगह ऑलमोस्ट काफी रोबोटिक, तो इट कैन बी टेकन केयर बाय सिंपली रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी का वही फायदा हमें बहुत ज्यादा है कि उसमें डेप्थ 3D मतलब पिक्चर हमें दिखती है, डेप्थ परसेप्शन होती है, सूचरिंग वगैरह इजी है, एंड इवन कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी इजीली आराम से कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर अनिल,
हमारे साथ जुड़ने के लिए और गॉल ब्लैडर से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर अश्विनी, थैंक यू। आगे भी हम इसी तरीके से इम्पोर्टेंट विषयों पर जानकारी और अपने एक्सपर्ट्स से डिस्कशन करते रहेंगे। हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।